सेहत का ख्याल अपनी भी रखते हैं और प्रदेश की जनता का भी रखने की जिम्मेदारी है। नरोत्तम जी, मदन कौशिक जी कह रहे थे ब्रेक के पहले कि हमको सबको मिलकर उन लोगों को कंडेम करना पड़ेगा जो धर्म की आड़ में कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून के हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो पटियाला का मामला हो, चाहे मरकज का मामला हो। मरकज वाले अगर लोगों को मरघट भेजते हैं तो हम मिलकर कंडेम करेंगे, लेकिन हम इसको धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने मरकज वालों को रोका नहीं, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस दामाद की तरह बिहेव कर रही है मरकज वालों के साथ और कंडेम नहीं कर रही है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार बनने के बाद, 23 तारीख को बनने के बाद, क्या आपने सबको सेंसिटाइज किया कि भैया ये धर्म का मामला नहीं है? आप इसमें इस तरह के बयान आपकी पार्टी के लोग दे रहे हैं कि सब कुछ मरकज ने कर दिया। सरकार केंद्र में आपकी, दिल्ली में पुलिस आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, मरकज का इलाका आपके अंडर में, तो दोषी सिर्फ कांग्रेस वाले हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, कमलनाथ हैं। दिलीप भाई, मरकज वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। कोरोना से तो हम जीत ही जाएंगे, हमें विश्वास है, लेकिन इस मानसिकता से जीतने के लिए हमको और आपको भी, तिवारी जी, आपको भी, मतलब मीडिया जगत भी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। आप देखो, डॉक्टर उनके इलाके में गए इंदौर के अंदर, तो डॉक्टरों पर पथराव कर दिया, पुलिस का हाथ काट दिया। पुलिस गई तो वार्ड के अंदर नंगे घूमते हैं, बेटियों के सामने, नर्सों के सामने, सिस्टरों के सामने। गाड़ी में गिरफ्तार कर ले तो थूकते हैं लोगों पर कि कोरोना कैसे फैल जाएगी। ये स्थिति इनकी मानसिकता की है। हमको इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है, और इस मानसिकता को जो प्रश्रय दे रहे हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं तथाकथित, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो भोपाल के हों, उन नेताओं के खिलाफ भी जनता को बताना पड़ेगा कि ये नेता भी दूसरी खाल ओढ़े हुए हैं। और देखिए, आज जब देश पर संकट आया, आज कोई भाजपा पे संकट नहीं है, आज कोई कांग्रेस पे संकट नहीं है, किसी राजनीतिक दल पे संकट नहीं, देश पे संकट है। अच्छा, चलिए, इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेक, नरोत्तम जी, मैं सवाल को थोड़ा बदल लेता हूं आपकी सुविधा के लिए और जनता की सुविधा के लिए, दर्शकों की सुविधा के लिए, कि 5 साल से आपकी केंद्र में सरकार थी और आप लोग जो झंडा दिखाते हैं, जो नक्शा दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि अटक से कटक तक अगर मैं छोड़ दूं कटक को वहां पे, तो आप पूरे देश में इतना बड़ा विस्तार हुआ। हालांकि कुछ राज्यों में आपका सफाया भी हुआ दोबारा जब चुनाव हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल से क्या आपके केंद्र की निगाहें मरकज पर नहीं थी, निजामुद्दीन पर नहीं थी? क्या 5 साल से आपकी निगाहें इस बात पर नहीं थी कि वो गलत करते हैं, सिस्टम में खराबी पैदा कर रहे हैं? उधर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर सारे नॉर्म्स का वायोलेशन होता है। एमसीडी में आपकी जो पूरे पार्षद और पूरे लोग बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, और अब आप कह रहे हैं उनको सुधारना पड़ेगा। तो अरे भाई, आप पहले कुछ बता देते कि आप गलत कर रहे हो। आप रोकिए इसको। सारे जमाती जो है पासपोर्ट लेकर आए, वीजा के साथ आए, नहीं है कि लीगल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम गलत को गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन जो बड़ी गलती है, जो ज्यादा जहरीला है, पहले उसे खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए 370 खत्म की, 35 खत्म की, लद्दाख को अलग किया, ट्रिपल तलाक को लेके आए, मरकज को भी पकड़ ही लिया है। बचेगा कोई नहीं। जो भी देश विरोधी काम करेगा या देश के विरोध में सोचेगा, बचेगा कोई नहीं। ऐसा मत मानो 6 महीने सरकार को, 8 महीने हुए आए थे, ये सब उसी की उपलब्धि है। अयोध्या से लेके कश्मीर तक जो आपके सामने है, उस बाबरी ढांचे से जो बड़ा बड़ा जितना जहरीला है, हम लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन देश की अन्य व्यवस्थाओं को भी सामने रखना पड़ता है। नरोत्तम जी, ऐसा लगता है कि जो अच्छा हुआ है वो आपका है, बाकी जहरीला काम जो है, जो जितना भी किया है, वो नेहरू जी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है, राहुल गांधी के पिताजी ने किया है, लेकिन सत्ता में आप लोग हैं। तो चलिए हम जरा सूर्य प्रताप शाही जी से पूछ लेते हैं, जो सामने है, सूर्य प्रताप शाही जी से पूछ लेते हैं। आपके बड़े भाई, मैं नेहरू जी की तरफ नहीं जा रहा। आपके बड़े भाई हैं, आपके साथी हैं, सरकार में बड़ी मंत्री का हैसियत है उनकी, और बड़े नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के। शाही जी, हम मान लेते हैं कि सारा दोष जो है विपक्षियों का है, लेकिन सत्ता तो आपके हाथ में साहब, और सब कुछ गलतियां वो कर रहे हैं, तो आप सही कब कर पाएंगे? देखिए, आप जो आज इस चर्चा को छेड़े हुए हैं,
ये राजनीतिक चर्चा को और राजनीतिक बहस चलाने का आज ये विषय नहीं है। ये आज संकट की घड़ी है और वैश्विक संकट है, उसमें भारत भी उससे प्रभावित है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर, नरेंद्र मोदी जी ने ये संकेत किया है कि आज संपूर्ण देश को मिलकर के इस लड़ाई को लड़नी है और हमको कोरोना महामारी को परास्त करना है। और इसलिए मुझे बेहतर यह होगा कि आज हम इन सावधानियों को बरतते हुए हम इस बात का प्रयास करें कि कैसे इस महामारी को फैलने से रोकेंगे और कैसे हम जो है वो अपने को बचा करके रखेंगे और मानवता को और मानव जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि जिस बहस की आज आपने छेड़ शुरू की है, यह आज उपयुक्त समय में नहीं है। शाही जी, मैं आपका पूरा बेहतर सम्मान करता हूं, पूरी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं कि आपकी इस स्पिरिट का, खेल भावना का, राजनीति में खेल भावना की कमी होती है, लेकिन मैं कहूंगा ये खेल भावना है जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन मौत बांटने वाले लोगों पर सवाल खड़ा करना हमारा हक है, और गलत करने वाला, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे प्रशासन का नुमाइंदा हो, हम सवाल जरूर पूछेंगे। और मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जनता पूछ रही है, क्योंकि ये सब कुछ जिन लोगों ने मैं गलत आपको किया कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकले, गाजियाबाद की बॉर्डर पर हमने जनसैलाब देखा, चाहे वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गलती हो या उनकी तरफ से भड़काने के जो आरोप लगाए गए कि सीएम की पूरी टीम ने भड़काया और लोगों को डीटीसी बसों में भरकर गाजियाबाद की बॉर्डर पर छोड़ा गया, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलकर घर पहुंच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो सिस्टम का फेलियर है। देखिए, जब कभी दैवी आपदा आती है तो वह बता करके नहीं आती। और जहां तक कोरोना का सवाल है, सबसे पहले हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में 10 तारीख को ही इस बात का फैसला 10 फरवरी को ही इस बात का फैसला हो गया था कि जो लोग वीजा पर हैं वह यदि 13 तारीख तक अपने देश के भीतर नहीं आ जाएंगे तो हम पूरा उसको आने की अनुमति नहीं देंगे। और इस प्रकार से 13 तारीख के बाद विदेशियों का आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। पूरी विदेश की जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दी गई और ये प्रयास किया गया। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये 10 से लेकर के 13 फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ। और भारत सरकार ने जब हमारे देश के भीतर अभी बहुत कम संख्या में मरीज थे तभी उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया और आगे चल करके धीरे धीरे उसको और कठोर बनाते गए। सारी फ्लाइटें बंद कर दी, सारे ट्रेन बंद कर दिए और कोशिश इस बात के लिए किया। तो 12 तारीख से लेकर के और 22 तारीख जो जनता कर्फ्यू हुआ, 10 दिन का वक्त था जिससे देश को इस बात का संदेश चला गया था कि आने वाले दिनों में हमको संयम बरतना है और हमको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। जी हमारे ऊपर भी एक खतरा बढ़ा हम आपसे सहमत हैं और इसलिए शाही जी वो अपने घरों तक शाही जी वो अपने यहाँ पहुंच गए। शाही जी, लेकिन जब बीमारी बहुत तेजी से फैलती है तो हमें उस कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। और उस निर्णय से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी तकलीफें हुई हैं। यदि उनके कहने के बाद मैं समझता हूं कि अब बात फिर कुछ कहने की नहीं रह जाती। स्वाभाविक रूप से यदि लोगों की जिंदगी को बचाना था तो इस तरीके के कठोर निर्णय करने थे। हाँ, हमारी राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी पूरा ये प्रयास किया कि हम जितना लोगों की मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से मदद करने का उन्होंने प्रयास किया है। और राज्य सरकारों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह भी बहुत पहले ही घोषित करके और प्रयास ये किया गया कि हर आदमी को हम इस बात का भरोसा दिला सकें कि उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। हम उनको सहयोग कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और लगातार क्रमानुगत ढंग से उस व्यवस्था को किया गया है। और कोशिश की गई है कि लोगों को देश में किसी को हम भूख से जी शाही जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार, यूपी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आपने जितनी मेहनत की है, क्योंकि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत चुनौतियां आपके सामने हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने, आपने खासतौर पर किसानों की इस बड़ी चिंता है, आपने जो काम किया है उसकी हम सराहना भी करते हैं, क्योंकि हमारा काम केवल आलोचना करना नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान, जो दर्शक, जो श्रोता इसको इस वक्त सुन रहे होंगे, जहां भी देख रहे होंगे,
वो यूपी सरकार की बात जरूर माने, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी आबादी का जो माइग्रेशन हुआ है, देश भर से लोग वहां पहुंचे हैं या वहां से लोग बाहर की तरफ निकले हैं, वो भी एक खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए आप सरकार की बात मानिए, आप शाही जी की बात मानिए। शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप किसानों के लिए जो कर रहे हैं उससे किसानों का भला होगा, किसानों की मुश्किलें कम होगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आपकी मदद करेंगे। को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य सरकार और आदित्यनाथ जी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के साथ हैं, और उनके कठिनाइयों का हर तरीके से हम निराकरण और समाधान निकालेंगे, वो हैरान और परेशान न हो। बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्या जो भी होगी सरकार उसका तुरंत संज्ञान लेगी। सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा हम सबसे पहले चल देते हैं रायपुर में मेरे जिया, इस वक्त मेरे साथ शायद देवेश तिवारी जुड़ रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल देवेश, मेरा सवाल यही होगा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले ऐसी स्थितियां बन गई थी कि लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना फ्री हो जाएगा। सिर्फ एक एक्टिव मरीज था और वो भी स्वस्थ होकर जल्द घर चले जाएंगे, ये बहुत उम्मीदें थी। छत्तीसगढ़ ये कोशिश कर रहा था कि सार्क देशों तक भी अपनी जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाए। रायपुर एम्स इतना अच्छा काम कर रहा है कि पूरे विश्व के सामने नजीर बन गया था, लेकिन कटघोरा में जो हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि पूरे जो प्रयास थे उन पर पानी फेरने का काम हो गया। 31 अब एक बार फिर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल अब नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना, इसके बाद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में कुछ ढील भी दी जा सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब कड़ाई से और नियमों का पालन होता है। लेकिन कटघोरा ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की मेहनत पर पानी फिर कर रख दिया है, ये कह सकते हैं। देखिए जी, छत्तीसगढ़ के पास खुश होने की वजह भी है और दुखी होने की वजह भी है जी। दुखी होने की वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में कटघोरा में अभी भी 21 पॉजिटिव मरीज हैं। कल जब टेस्ट हुई है 84 लोगों की, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये खुश होने की वजह हो सकती है। खुश होने की वजह यह भी है कि अब तक केवल 5 जिलों में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक जिले के एक ब्लॉक जी। देवेश, थोड़ा इंतजार कीजिए और आप धूप में विटामिन डी लेते रहिए, क्योंकि इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जुड़ रहे हैं, लखनऊ से डिप्टी सीएम है योगी सरकार में। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको सरकार योगी जी के साथ मिलकर चलानी है और आपका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकर्ता भी स्वस्थ होंगे, प्रशासन एक्टिव है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालात जिस तरह के बन रहे थे, प्रधानमंत्री ने आपकी मंशा के मुताबिक फैसला कर दिया, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश चल रहा है और उत्तर प्रदेश चल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश और दूसरे देशों की तुलना में संसाधन कम, और उसके बाद भी हम कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो संघर्ष में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश की जनता का सहयोग है। और आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 3 मई तक के लिए पुनः लॉकडाउन बढ़ाने के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का भरपूर पालन करेगी और कोरोना संक्रमण के संकट से देश और प्रदेश को बचाने में अपना सहयोग देगी। जी केशव जी, उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि जहां पर हालात ठीक हैं वहां पर थोड़ा सा ढील दे दीजिए और थोड़ा बहुत काम भी शुरू हो जाए। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश के स्थिति को देखें तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां आप ढील दे सकते हैं? वो सख्ती वाले इलाके पहले से ही हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं, वहाँ जो सख्ती रखना चाहिए रख रहे हैं। और जब से हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि नोएडा का क्षेत्र है, गाजियाबाद का क्षेत्र है, आगरा का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के अंदर सरकार ने पहले इस पर निर्णय लिया है। लक्ष्य एक ही है कि संक्रमण जो संक्रमित हैं उनके कारण संक्रमण फैले नहीं, और जो संक्रमित नहीं है वह किसी भी कारण से उनके संपर्क में ना आए। तो सरकार पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार काम कर रही है। केशव जी, आप उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, आपके पास बहुत अहम मंत्रालय भी हैं और योगी सरकार में आप नंबर 2 की हैसियत से डिप्टी सीएम हैं। आप पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, और आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते सत्ता में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत के साथ आई। आपके कार्यकर्ताओं की और जो आपके समर्थकों की बड़ी फौज है,
ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? आपके पास जो इनपुट आ रहे हैं वो एक्चुअल में हालात कैसे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और दुनिया के कई कई मुल्कों से बड़ा भी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट पॉजिटिव है। देखिए कहीं मतलब पॉजिटिव का इस रूप में लीजिए कि ये अगर तबलीगी जमात के लोगों ने लीजिए आप ध्यान दें, अगर इनके कारण से संकट नहीं खड़ा हुआ होता तो जिस प्रकार से कल की शाम तक की जो हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे यहाँ कुल संक्रमित कल 550 थे, जिसमें 307 की संख्या केवल तबलीगी जमात के लोगों की है। तो यह संकट तबलीगी जमात के कारण से खड़ा हुआ है और हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं और जो छिप करके कहीं बैठे उनको निकाल बाहर करने की आवश्यकता है। और जो शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी बनाए रखने का माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, उसका पालन पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। और जो लोग अपने जीवन को दांव पर लगा करके देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, चिकित्सक हों, सुरक्षा से संबंधित हों, प्रशासन से संबंधित हों, आप सब मीडिया से संबंधित हों, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि बहुत बड़ी लड़ाई को बहुत योग्य ढंग से लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से कोरोना संक्रमण के संकट से हिंदुस्तान विजयी होगा, मोदी जी के नेतृत्व में विजयी होगा। जी, जैसे आपने बताया हमको, लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो बहुत ही खतरनाक संकेत है और हम कह रहे हैं कि मरकज से मरघट तक का सफर धर्म के आधार पर तय नहीं होगा। आप किसी भी धर्म के हो, मरघट जाने में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर आपने सरकार की बात नहीं सुनी, आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो होते हैं और जो मंत्री होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, सरकार सबकी होती है, डॉक्टर सबके लिए हैं। डॉक्टर्स अपनी जान पर जान खतरे में डालकर आपकी मदद कर रहे हैं और आप उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जान से, क्योंकि आपने पत्थर फेंके, आपने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ASI का हाथ काट लिया। ये संकेत क्या है? इसकी तो बहुत कठोर शब्दों में आलोचना देश में ये मुट्ठी भर लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं, इनको सरकारी स्तर पर जितना कठोर दंड दिया जा सकता है वो दिया जा रहा है। सामाजिक स्तर पे भी यह बहिष्कृत होंगे, इनको दंडित किया जाएगा। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं कि कोरोना संक्रमण जब फैलता है तो ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता, ना कोई और धर्म देखता है, ना कोई जाति और पार्टी देखता है। ये संक्रमण है, किसी भी मनुष्य को, किसी भी मानव को अपने चपेट में ले सकता है। इसलिए मानवता इस समय दिखाने की आवश्यकता है। जो इस प्रकार से संक्रमित हैं उनको स्वयं बाहर आए, लोग बाहर करें और उनके इलाज की जो सुविधा है उसका लाभ ले। जरूरत है क्वारंटीन करने की क्वारंटीन किया जाए, इलाज की जरूरत है तो इलाज किया जाए। सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए, लेकिन इसके बाद भी जो लगातार जो आपने कहा, चाहे देश के दूसरे प्रदेशों में या उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ स्थानों में इस प्रकार की शरारत की, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो अभी भी कहीं छिपे और बचे और संक्रमित हैं वो बाहर आए और लोगों से हम अपील करेंगे जी न्यूज उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि उनको बाहर निकालने में भी सहयोग करें, क्योंकि अगर वो आपके पास है तो आपकी जान के लिए भी खतरा है, आपके परिवार के लिए भी खतरा है, आपके पूरे मोहल्ले, गांव, क्षेत्र के लिए खतरा है, क्योंकि यह एक से अनेक में फैल जाता है। जी केशव जी, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात हैं, आप लोगों को पूरी सरकार चलानी है, प्रशासन से एक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए काम भी लेना है, तो आपके मंत्रालय का काम कैसा चल रहा है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है और लॉकडाउन होगा तो बहुत सारा काम रुक गया होगा, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? अभी तो देखिए कोई ऐसे काम जो हो रहे थे वो ऑनलाइन कर रहे थे, कहीं जरूरत पड़ी तो जो शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कर रहे थे। कल 15 तारीख से कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई थी और 15 तारीख से मंत्रालयों में जाने की बात है, वो तो जाने का काम शुरू करेंगे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। लेकिन कल गाइडलाइन जब भारत सरकार की आ जाएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो गाइडलाइन होगी उसी के हिसाब से चलेगी। अगर निर्माण कार्यों को हमें 15 तारीख के आगे उसकी तिथि देना पड़ेगा तो आगे की तिथि देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो निर्देश देंगे, जो मार्गदर्शन देंगे, जो संदेश देंगे, उसका 100% उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता पालन करेगी। अच्छा, संगठन के हिसाब से मैं कहूं तो आपके कार्यकर्ता आपसे क्या कह रहे हैं? थोड़ा डर है क्योंकि ये महामारी ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा कि दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, पता ही नहीं चलता कौन आपसे हाथ मिला लेगा, कौन आपको कोरोना देकर चला जाएगा।
कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि संकट की घड़ी में कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात परिश्रम किया है और जो फीडबैक आ रहे हैं वो केवल तबलीगी जमात से संबंधित लोगों के आए हैं और जो कहीं से आए हैं उन पर गांव से लेकर के नगर तक सब लोगों ने नजर रखी है। प्रशासन ने भी बहुत परिश्रम किया है, पुलिस ने बहुत परिश्रम किया है। सबके परिश्रम के कारण से बड़ी संख्या में लोगों को जो क्वारंटीन करा दिया गया, पहले से उनकी जांच करा दी गई। अन्यथा यह संक्रमण चूंकि देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहाँ और विस्तार ले सकता था, लेकिन यहाँ जो कठोर कदम समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उठाए गए, उसका परिणाम है कि इतनी बड़ी आबादी और इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अभी तक काफी कुछ नियंत्रण में करने में कामयाब रहे। केशव जी, एक तस्वीर पूरी हिंदुस्तान ने देखी, पूरे देश ने देखी, तस्वीरें थी मजदूरों का पलायन। मजदूर लगातार पूरे प्रदेशों से चल के, हमने महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से जाते हुए, यूपी में आते हुए तमाम लोगों को देखा। वो तस्वीरें विचलित करने वाली थी, परेशान करने वाली थी, लेकिन जगह जगह उनको जिस तरह से कई जगह सहयोग मिला, कई जगह पुलिस की लाठियां मिली, क्योंकि पुलिस को भी पता नहीं था कि प्रोटोकॉल क्या है, कैसे करें। एक तस्वीर ये भी बताई गई कि दिल्ली की सरकार ने बसों में भर भर के गाजियाबाद बॉर्डर और नोएडा में छोड़ दिया उनको। ये आरोप प्रत्यारोप की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो मजदूर जो पूरे देश की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, वो मजदूर किसान जो दूसरे राज्यों में जाके यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से या बिहार से जाके पूरे देश में किसानी में मदद करता है या अपना पेट भी भरता है, वो इस कदर परेशान होगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन ऐसे हालात बने। आप क्या मानते हैं कि थोड़ा सहयोग हो जाता सबका तो ये हालात नहीं बनते, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती, जो जहां था वहीं पड़ा रहता? उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर लगातार चलने का काम किया। अब किसने गलती की, क्यों गलती की, एहसास उसको है। मैं आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि यह राजनीति का समय नहीं है, यद्यपि इस समय भी कांग्रेस जैसी पार्टियां, समाजवादी जैसी पार्टियां राजनीति कर रही, और यह राजनीति का समय नहीं है। यह राजनीति करने वाले हों चाहे राजनीति न करने वाले हों, सबको एकजुट होकर के देश को संक्रमण के संकट से बचाने का। अब वो कैसी चूक हुई, अचानक इतनी बड़ी संख्या में अगर एक राज्य से निकल करके और हमारे प्रदेश की सीमा पर आएंगे तो हम लोग जो कर सकते थे वह करने का प्रयास किया, ठीक से किया। और जो बड़ी संख्या में मजदूर आ गए थे उनको गाँव में भिजवा करके उनको क्वारंटीन किया गया। लेकिन अब सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो जहाँ हैं वहीं पर रहें। कई लोग अभी भी फोन करते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं उन सबसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वो फंसे नहीं हैं, जहाँ पर हैं वो वहाँ पर बचे हुए हैं और वहीं रहें। उनकी कोई असुविधा है वो खबर दें, उनकी सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अभी वो जहाँ हैं वहाँ से निकल करके अगर घर आने की कोशिश करेंगे, अपने गाँव जाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान देश को और प्रदेश को और उनके गांव को और उनके परिवार को उठाना पड़ेगा। इसलिए तो जहां है वहां पर हैं। जी केशव जी, हम भी इसलिए ये कह रहे हैं, हमने कार्यक्रम का नाम ही दिया है लॉक है डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। और हम चलते चलते सवाल कर लें, आपकी सेहत के लिए कुछ कर पा रहे हैं? घर परिवार चिंता में रहता होगा कि केशव जी कोरोना से डर नहीं रहे हैं, या प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं लेकिन परिवार में बड़ा डर बना रहता है? ये डर सार्वजनिक जीवन में अगर समाज का उत्तरदायित्व है, सरकार के अंदर आप हैं, तो जो एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है उसका पालन करते हुए सेवा तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। अब परिवार में लोग अभ्यस्त भी इस बात के हैं कि समाज का अगर दायित्व है सरकार के माध्यम से तो उसका निर्वाह करना है। मुझे नहीं लगता है केशव जी पहले तो खूब सैक्रिफाइस किया। केशव जी, आपके परिवार ने, हमारे परिवार ने, पुलिस वालों के परिवार ने, डॉक्टर्स के परिवार ने, सबने खूब सैक्रिफाइस किया। सेना के जवान आज भी वो सियाचिन में होंगे, पाकिस्तान की बॉर्डर पर होंगे, आज भी हमारे सैनिकों को शहादत झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान की गोलीबारी में। मैं आपसे कह रहा हूं कि सब परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। ऐसे हालात बन गए हैं कि कोरोना इतना भयंकर
बीमारी है कि समझ में नहीं आ रहा कि दुश्मन है कहाँ। ये चिंता वाली बात है सबके लिए, क्योंकि वो भगवान को जप रहा है, कोई खुदा को मना रहा है, कोई वाहेगुरु से प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने आराध्यों से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन घर वाले सोच रहे हैं करें क्या, समझें क्या, कहाँ से आएगा, कैसे बचेंगे। अब यह एक ही बात है, शत्रु यह अदृश्य है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, और अदृश्य शत्रु पर विजय प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि हम लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें, और लॉकडाउन के पालन का ही परिणाम है। अन्यथा भारत में अगर अमेरिका जैसे हालात होते, स्पेन और इटली जैसे हालात होते, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे हालात होते, तो हमारी स्थिति क्या होती। हमारे पास उतने संसाधन, उतने हॉस्पिटल, उतने डॉक्टर सब नहीं उपलब्ध थे, लेकिन हमारे देशवासियों ने, प्रधानमंत्री चूंकि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आज प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं, और जिस रास्ते पर हिंदुस्तान को आज लेकर के चल रहे हैं, आज उसी रास्ते पर दुनिया चलना चाहती है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन में 7 आग्रह किए हैं, वह 7 आग्रह देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने सुना है। मैं सबसे अपील करता हूं कि उस आदेश का पालन करें, लॉकडाउन को सफल बनाएं, और जान है तो जहान है, और जान भी है जहान भी है, या दोनों बातों को ध्यान में रख करके सरकार जो गाइडलाइन। बिल्कुल केशव जी, आपने ठीक कहा, और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो है वो सुन रहे होंगे आपको, आपके कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता जो भी हमको इस वक्त देख रहे होंगे वो सुन रहे होंगे। और हमने इसलिए कार्यक्रम का नाम दिया है लॉक हैं डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले, हम आसानी से हार नहीं मानते। दुश्मन अदृश्य हो, दुश्मन सामने दिखता हो, हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, वो आप सब लोग उसको ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम सुनते हैं, लोगों को बताते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट मैदान में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। केशव जी, हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपकी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सेफ रहें, और हम अपने जर्नलिस्ट के लिए प्रे करते हैं। पुलिस वालों को हमारा सलाम है, हाथ कानून के काटने वालों को हम बताना चाहते हैं कि देश इस पूरी जो आपने बेरहमी दिखाई उसको देख रहा है, और डॉक्टर्स पर हमला करने वाले भी सचेत हो जाएं, क्योंकि मरकज में आपने क्या सीखा नहीं पता। मरघट में आप जाएंगे, कब्रिस्तान में आप जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा कि आपको धर्म के आधार पर कोरोना आया है या नहीं आया है। हम सब मिलकर, केशव जी आपकी सरकार जो कोशिश कर रही है, आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, पूरा मीडिया साथ है, हम भी अपने जो सहयोगी हैं, कैमरामैन्स हों, रिपोर्टर्स हों, एंकर्स हों, हम सब लोग आपके साथ हैं। प्रकट करते हुए आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। जी बहुत धन्यवाद।